वो आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश में मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था आप लोग। मुझसे पहले हमारे साथी यहां पर कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लोगों ने चुनाव लड़े, जीते हारे, लेकिन उसके बावजूद जितने अंतर से आप लोगों ने इस बार जीत हासिल की, कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश के आने के करीब नहीं था। कई लोग मुख्यमंत्री कई बार रहे, लेकिन इस आंकड़े को कोई नहीं छू पाया। हालांकि मैं बहुत थोड़ा चिंतित था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पूरी कैंपेन को चला रहे थे जब हम, मुझे 68 के 88 विधानसभा क्षेत्र में जाना था, मैं गया भी। और इसलिए आप सबके बीच में जैसे मैं हमेशा वोट मांगने के लिए गांव गांव में घर घर में पहुंचता था, उस तरह से नहीं पहुंच पाया। थोड़ी चिंता जरूर हो रही थी कि मालूम नहीं कैसे हमारे स्वराज के साथी हमारे लिए काम कर रहे होंगे, किस प्रकार की कठिनाइयों में वो जूझ रहे होंगे। लेकिन हौसला मुझे तब मिलता था जब मैं शाम को सोशल मीडिया पर देखता था, पार्टी का कार्यकर्ता तो चला ही चला मदद करने के लिए, वोट मांगने के लिए, जिनको हमने कभी पार्टी में आते जाते नहीं देखा। वो माताएं बहनें भी, वो नौजवान साथी भी, वो बुजुर्ग भी झंडा उठा करके गांव गांव में जयराम के लिए, भारतीय जनता पार्टी की वोट की। अलग तरह का एक माहौल था, अलग तरह का ये चुनाव था। इसे जीत के बारे में तो आश्वस्त था मैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत की मैंने भी कल्पना नहीं की। मैं सोच रहा था 20,000 25,000 तक पहुंचेंगे, लेकिन 38,000 के आंकड़े से हम पार होंगे जीत के दर्जे के, जीत का जो मार्जिन जो है, तो ये कभी सोचा नहीं था। और स्वाभाविक रूप से मुझसे पहले हमारे साथी जिस तरह से कह रहे हैं, ये चुनौती हमारे लिए भी है, इसको पार करना हमारे लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में किसी को भी इस आंकड़े को पार करने में पसीने छूट जाएंगे, ये मैं पक्की बात। इतिहास के पन्ने पर स्वराज विधानसभा क्षेत्र रहेगा। जीत बड़ी हुई, स्वराज विधानसभा क्षेत्र में लगातार 6ठी बार यहां से विधायक बनने का मौका मिला। और आप सबके आशीर्वाद से मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 में से एकमात्र विधायक हूं जो लगातार 6 बार जीता है। इसलिए मेरे लिए मैं कहूं कि मैं जीता हूं, ये मैं नहीं जीता, मेरी स्वराज की जनता जीती है। अगर जीत हुई है तो मेरे स्वराज की हुई है। अगर बड़ी जीत हुई है, शानदार जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, तो मेरे स्वराज की हुई है। ये श्रेय मैं नहीं ले सकता, ये श्रेय अगर जाता है कि मेरे सास के भाई और बहनों को जाता है। आन हमारी, शान हमारी, जयराम ठाकुर जान हमारी, आन हमारी, शान हमारी, जयराम ठाकुर जान हमारी। इस बड़ी जीत के बावजूद भी कसर रह गई सरकार बनाने में, और कसर भी थोड़ी सी रही। 0.9% जितने वोट मेरे को मिले हैं, उससे भी कम वोट से कांग्रेस पार्टी जीती है हिमाचल प्रदेश में 36,000 के आंकड़े के साथ। हमारे कुछ विधायक 60 वोट से हारे, कुछ 150 से, कोई 300 से, कोई 350 वोट से। इसलिए दुख भी इस बात का है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस परिस्थिति को हमको स्वीकार करके चलना चाहिए। लोकतंत्र में जीत हार चली रहती है, और मैं आप सबके आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूं। और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, भाई अमित शाह जी को, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को,
उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जब हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता के नाते भी बात आई तो उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को ये दायित्व देना चाहिए, जिम्मेदारी। और पूरी मंडी जिला में एक बात को देख रहे आप, 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 1 सीट मसा कांग्रेस पार्टी वाले जीते। नहीं तो वीजा ही खत्म हो गया था, वीजा ही मुक गया था। यहां कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं कि मंडी को मंत्री मिलना चाहिए, तो कांग्रेस वाले न बनाना है। लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि विपक्ष का नेता भी जो है वो भी कैबिनेट के दर्जे के साथ होता है। ये कैबिनेट की हमारे पास सरकारी गाड़ी आ गई। हम सोचते थे हिमाचल प्रदेश में चलो सरकार बदल गई, कोई बात नहीं। जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो काम किए हैं, विकास के काम, जिन योजनाओं को शुरू किया है, जिन संस्थानों को हमने खोला, हमने सोचा कि संस्थान चलाए जाएंगे, लेकिन सचमुच में बहुत बड़ी निराशा हुई। सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, 11 तारीख को शपथ ली, 12 तारीख को डिनोटिफिकेशन का दौर शुरू हुआ। आज 3 महीने से ज्यादा का कार्यकाल उनका पूरा हो गया, लेकिन डिनोटिफिकेशन का दौर अभी भी समाप्त नहीं हुआ। कुछ रखना ही नहीं बोलते जयराम के टाइम। हमने कहा क्या क्या मिटाओगे आप? जो संस्थान हमने हिमाचल प्रदेश की जनता की मांग पर दिए, जनप्रतिनिधियों की मांग पर खोले हैं, और आपने उनको बंद किया है, चले हुए संस्थानों को बंद किया है, वो चोट लोगों के दिल में लगी है। लोग बोले कि ना बोले, लेकिन इस दर्द को दिल से आप नहीं निकाल पाएंगे। जब वक्त आएगा, दिल जोर से आपको आवाज देगा कि तुम ही थे वो जिन्होंने हमारा थाली का खाना छीना है। कोई आदमी अगर भूखा होता है, खाना ना मिले, समझ में आता है, लेकिन भूखे आदमी को थाली हाथ में दे करके, छीन करके उसको वापिस ले जाना, वो ज्यादा पीड़ादायक होता है, ज्यादा जलील करने वाली बात होती है। हमने उनको पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? कहते हैं कि आपने संस्थान खोल दिए, जाते जाते खोल दिए, जाते जाते नहीं हमने खोले। हमने कहा 9 महीने 10 महीने के संस्थान चले हुए भी बंद कर दिया आपने। एक सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, और 5 वर्ष से एक दिन भी कम करने का हक किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत किसी को नहीं है। इन्होंने पूरी 1 साल के हमारे संस्थान बंद कर दिए। ये बाली चौकी में यहां आप सबके बीच में आया, हम चाह रहे थे एक बात को लेकर के कि बाली चौकी के लोगों को कहीं जाना ना पड़े। इस क्षेत्र के लोगों के लिए सारी सुविधाएं यहीं बाली चौकी में होनी चाहिए। बीडीओ का दफ्तर खोला, तहसील यहां पर बनी, उसके बाद यहां पर एसडीएम का दफ्तर यहां पर खोला, और बहुत सारी चीजें की। आपका हॉस्पिटल पीएससी होता था, उसको सीएससी का दर्जा दिया, भवन बना करके तैयार किया। आपका मिनी सचिवालय का भवन बना करके तैयार किया। आपके बाली चौकी में पुल बनना था, पुल बना करके तैयार किया। बाली चौकी में स्कूल का भवन बनना था, स्कूल का भवन बना करके तैयार किया। बहुत सारी चीजों को लेकर के, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ी कमी रह गई। आईपीएस का डिवीजन आपको दिया। आपको क्यों जाना पड़े यहां से चुनाव, या आपको क्यों जाना पड़े यहां से बाहर? इसलिए आपके बाली चौकी के क्षेत्र के लिए हमने तय किया था कि आईपीएस का डिवीजन आपके बाली चौकी में होना चाहिए। डिवीजन खुल गया, चल भी पड़ा, लेकिन सुक्खू जी आए, उन्होंने बंद कर दिया। ये बाली चौकी में हमने यहां पर एग्रीकल्चर का एसएमएस का ऑफिस खोला। बात बहुत करते हैं, कृषि की बात करते हैं,
जब दफ्तर यहां पर खोला उसको भी बंद कर दिया, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। हमने कहा ये बाली चौकी में हमने सीएससी बना दी, इसको सिविल हॉस्पिटल के साथ साथ में हमारा बीएमओ यहां पर बैठना चाहिए, बीएमओ की भी नोटिफिकेशन कर दी। उन्होंने कहा बीएमओ नहीं बैठाने की जरूरत है, वो भी डिनोटिफाई कर दिया, वो भी बंद कर दिया। जेई का सेक्शन पिंजाई में खोला, जेई का सेक्शन सुधरानी में खोला, सब डिवीजन आईपीएच का थाची में खोला। ऐसे इलाके जो पिछड़े जहां जरूरत है। और उसके बाद पुलिस चौकी हमारी गाड़ा स्टैंड में खोली, और जो स्कूल खोले, स्कूलों की तो गिनती नहीं। वेटनरी हॉस्पिटल हमने गाड़ा स्टैंड खोला, वेटनरी हॉस्पिटल हमने थाची में खोला। ये सब के सब डिनोटिफाई कर दी। पटवार सर्कल जो लोगों के लिए नजदीक अपनी सुविधा दे सके, पटवारी बैठ करके वहां पर काम कर सके, अनेक जगह से मांग आई थी, वो खोले लेकिन बाद में बंद कर दिए। हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए विधानसभा के अंदर में। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र में हम हर बात पर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब नहीं दे बन रहा है। हमें समझाया जा रहा कि बजट प्रावधान नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो सरकार चलाना छोड़ दीजिए। आप जातिवार उनको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को जो हमें समझाते हैं कि बजट के प्रावधान। एक हफ्ते में 21 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में खोल करके गए थे, एक हफ्ते में। हमारे ये थाची का कॉलेज भी नोटिफिकेशन आचार संहिता से 5 दिन पहले खोला गया था। न जमीन थी, न बजट था, न बच्चे थे। बच्चे भी 5-7 बच्चों की शायद एडमिशन करवाई थी। लेकिन उसके बावजूद जब सरकार बदली, हमने कहा हम चलाएंगे इसको। हमने जमीन का भी इंतजाम किया, बजट का भी प्रावधान किया, और फॉरेस्ट की क्लियरेंस दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए। आज थाची के कॉलेज का हमने टेंडर लगाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। बजट का प्रावधान किया। ये होती है आगे बढ़ने की सोच, आगे प्रदेश को बढ़ाने की सोच, पिछड़े इलाके को सुविधा देने की सोच। और यहां संस्थान जो खुले हैं, डॉक्टर 6 महीने से इलाज कर रहा है पीएचसी में बैठ करके। सुख जी आए, ताला लगा के चले गए। गांव का बुजुर्ग आदमी जो इस हॉस्पिटल में पीएचसी में इलाज के लिए आता था, वो बेचारा समझ नहीं पा रहा है। तो बोलते हैं यहां तो डॉक्टर बैठता, तब बोलता जी पहले डॉक्टर बैठता तब ताला है। और विचित्र स्थिति तो ये है, कांगड़ा के एक विधानसभा क्षेत्र में तो ये हुआ, जसवा कोटला में एसडीएम के दफ्तर खोला। एसडीएम बैठा, चुनाव की नोटिफिकेशन हुई, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन नोटिफिकेशन होने के बाद उसी एसडीएम ने वहां के विधायक की घोषणा की चुनाव के वोटों की गिनती के पश्चात, और सर्टिफिकेट भी उसको दिया। और सर्टिफिकेट के बाद सरकार कांग्रेस की बड़ी, वो एसडीएम भी चला गया। मैंने कहा उस विधायक का क्या होगा, उसको भी डिनोटिफाई करेंगे क्या? कहीं पूरे हिमाचल में आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। 8-8 महीने से कुछ हमारे स्कूल चले हुए, हॉस्पिटल चले हुए, डॉक्टर वहां पर बैठे हुए, टीचर्स वहां पर काम कर रहे हैं, उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है। कॉलेज हमारे डिनोटिफाई कर दिए, 19 कॉलेज हमारे डिनोटिफाई कर दिए, जो बजट प्रोविजंस के साथ खुले थे। लेकिन झूठ बोलने में कांग्रेस पार्टी की क्या, उसका भी उस चीज को हम मुकाबला नहीं कर सकते। कि हमारे संस्थान तो खोले, लेकिन बोलते बजट का प्रावधान नहीं किया। हमने कहा मैं पिछले 25-26 सालों से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं। आप मुझे मत समझाइए, मैं हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में भी लंबे समय तक रहा। संस्थान कैसे खोले जाते हैं, कैसे उसके लिए बजट प्रावधान होता है, कैसे चलाए जाते हैं, ये हमें मत समझाइए आप। लेकिन बदले की भावना के साथ भाजपा के जमाने का कुछ नहीं रखेंगे।
और मैंने इस बात को बड़ा साफ कहा है, मैंने विधानसभा के अंदर कहा है और दुखी होकर के कहा मैंने कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इस बात को आप नोट कर लीजिए, 11 दिसंबर 2022 को अपने शपथ ली थी, आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम 1 साल के नहीं पूरे 5 साल के 5 साल रहेंगे। कितने रहेंगे मुझे मालूम नहीं, और इलेक्शन लग रहे हैं, नहीं रहेंगे, लेकिन हम जब तक आप रहेंगे 11 दिसंबर 2022 के बाद जो भी काम आपने किए होंगे हम भी उस पर विचार करेंगे, रखने कि नहीं रखने। लगी तो फिर लगी। जब आप 1 साल का हमारे संस्थानों को बंद कर सकते हैं, फिर हम भी तो आपके सारे संस्थानों पर विचार करेंगे। यहां हमें कहा जा रहा कि आपके यहां पर संस्थान हमने बंद कर दे, हमीरपुर में जाकर के वहां पर सुजानपुर में कॉलेज की घोषणा कर दिया। पालमपुर का बीडीओ का ऑफिस मैंने खोला था, बीडीओ कई महीने से वहां पर काम कर रहा था, डिनोटिफाई कर दिया। होली के अवसर पर वहां पर गए, कांग्रेस का विधायक है जो सीपीएस बनाया है, उनके आग्रह पर उन्होंने कहा कि साहब इस बीडीओ के ऑफिस को बंद मत करिए, और उसके बाद खोल दिया। हमने खोला था, वो बंद कर दिया, और उसके बाद होली को आकर के वहां पर खोलने की बात कर रहे। कोई मापदंड नहीं, भूसरा ही भूसरा है जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही है। लेकिन एक बात उनको समझनी पड़ेगी कि ऐसे मत सोचे कि वही अंतिम है। अगर आप हमारे संस्थानों को डिनोटिफाई कर रहे हैं, आपका तो नेता ही डिनोटिफाई हो गया, और हमने नहीं किया। रूल बोलने की आदत पड़ी थी, और एक बात नहीं अनेक बार वो कई जगह बोल दूसरा। तो समस्या ये है कि मालूम नहीं पड़ता कि क्या बोल करके चले जाए, और ये स्थिति इस तरह से उनको झेलनी पड़ी। आज कितनी एफआईआर उनके ऊपर है ये मालूम करना, कांग्रेस के मित्रों से पूछो तो सही। भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा दूसरी एफआईआर कितनी पड़ी है उनके ऊपर। हर कल शोर डाल रहे थे, छाती पीट रहे थे। अरे भाई हमने क्या किया उसमें, मोदी जी ने क्या किया उसमें? आप गाली दे करके गए। एक व्यक्ति गुजरात में कोर्ट में चला गया, और कोर्ट में जाकर उसने कहा कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है, मैं इसका मानहानि का दावा करता हूं। और मानहानि का केस चला, और लंबे समय तक चला, कई वर्षों तक, और चलने के बाद कोर्ट ने निर्णय दिया कि राहुल गांधी जी इसमें दोषी हैं, और दोषी होने के नाते ये कोर्ट उसको 2 साल की सजा सुनाते हैं, और 2 साल की सजा सुनाने के बाद जमानत भी दे दी। गिरफ्तार नहीं किया, जमानत दे दी, लेकिन उसके साथ साथ में कानून में एक व्यवस्था इस प्रकार से है कि 2 साल की सजा किसी को अगर हो जाती है, 2 साल की जेल की सजा हो जाती है, तो उसके बाद वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। इस कारण से पार्लियामेंट के सचिवालय की ओर से नोटिफिकेशन हुई कि आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है लोकसभा। इसमें मोदी जी कहां से आए, इसमें सरकार कहां से आई? निर्णय कोर्ट का है, इस बात को उनको समझना होगा। और ये इस तरह के निर्णय आज से पहले कितनी बार आ चुके हैं, कितने लोगों के खिलाफ आ चुके हैं। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को उस बात को समझना होगा कि रूल जरूर बोलना, हर कुछ बोलना, गंदगी बोलना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में भी अगर कोई इस प्रकार की बातें करने की कोशिश करेंगे तो मामले इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो कानून तय करेगा। अभी आजकल हमारा बजट सत्र चला है। कल मैंने जब विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया तो भाग गए कांग्रेस के लोग नारा लगाते हुए, और विधानसभा अध्यक्ष को
विधानसभा को बीच में स्थगित करना पड़ा। हमने कहा जवाब दीजिए, कभी भी कहीं भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कोई भी एजिटेशन, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री होता, मंत्री होता, वो कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कल मुख्यमंत्री भी काली पट्टी लगा करके नारे लगा रही थी। व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग। मालूम नहीं पड़ रहा है कि संवैधानिक दायित्व का निर्वहन उन्होंने किस प्रकार से करना है। जो भी कर दिया वो समझते हैं कि सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, मैं भी हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में मंत्री रहा, लेकिन जब इस प्रकार का कार्यक्रम होता था, कोई प्रोटेस्ट होता था, मंत्री और मुख्यमंत्री उसमें नहीं जाते थे। एक संवैधानिक व्यवस्था है। कानून की धज्जियां उड़ाना, व्यवस्थाओं की नाम पर बातें तो करना, लेकिन व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाना ये कांग्रेस के नेताओं को आता है। लेकिन आजकल सांस फूली हुई है उनकी। सांस फूली हुई क्यों? सत्ता में आने के लिए हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। 10 गारंटी गले में बंसी कहा कि हम ओपीएस पहली कैबिनेट की पहली बैठक में दे देंगे। अब कैबिनेट की कितनी बैठकें हो गई, लेकिन अभी तक भी ओपीएस लागू नहीं हो पाई है। और हिमाचल प्रदेश में तो गांव-गांव में मैं तो श्राद्ध की माताओं बहनों का जिंदगी भर कर ज्यादा नहीं कर सकता हूं। यहां भी फार्म भरने की कोशिश की थी, आओ बोलते कि आपको 1500 रुपए महीने के लग जाएंगे। गला फाड़ फाड़ करके भाषण देते रहे कांग्रेस के नेता कि बस दिसंबर के महीने से शुरू सरकार बनी तो 1500 रुपए वो आपके खाते में। फिर मैंने मजाक किया, कुल्लू के एक नेता है, पहले तो मंत्री बनने की कोशिश की, उनने मंत्री नहीं बने। ये हमारे जो शौरी जी फिर मजाक करते हैं, बोलते मंत्री कहाँ बने, बोलते हो। मैंने कहा क्या बने, बोलते उसको मुंशी बना रखे। किसी के प्रति कोई ऐसा मेरी दुर्भावना नहीं है। उछल करके अभी भी विधानसभा के अंदर उसका भी हाल ये है कि मालूम नहीं क्या बोलते हैं। कभी उनका भी ऐसे रहता है राहुल गांधी की तरह घोड़ना क्यों लगता मेरे को, क्योंकि वो पता नहीं लगता है। हम उनका थोड़ी शांति रख, अब बड़े आदमी हो गए, अब ना बोलते। इलेक्शन के दिनों में बोलता था महिलाओं के बीच में, अपनी पहाड़ी भाषा में बोलता कि भाई 1500 रुपए में 18 क्या बोलते हैं वो स्कीम का नाम क्या रखा, हर घर लक्ष्मी, हर घर लक्ष्मी, घर घर लक्ष्मी। हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे 18 से 60 साल की जिसकी उम्र होगी। बोलते एक होली तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। महिला ही खुश था, लगी ताली बाजी, ये भी लगी निहारी था क्यों भाई। और अभी कहा कि हम गारंटी पूरी कर रहे हैं, हम 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कितनी महिलाओं को? हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 60 साल की महिलाओं की संख्या 22 लाख है। और इन्होंने घोषणा की कि हम 2,31,000 महिलाओं को अपनी की हुई गारंटी का पैसा देंगे। और यहां ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कौन सी महिलाएं हैं वो, किसको देने की बात कह रहे हैं वो महिलाएं वो हैं जिनको हमने पेंशन लगा रखी है, 1000 रुपए पेंशन लगा रखी है, 1150 रुपए पेंशन लगा रखी है। अब उसमें भी हमने कहा कि अगर आपने उनको भी देना है, हमारी पेंशन उनको जारी रखिए, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 1150 है, उसके अलावा 1500 रुपए दो। वो तो नहीं, जिसको 1000 मिलती है उसको 500 रुपए दे देंगे, और जिसको 1150 मिलते हैं उसको 350। किसको ठगने की बात कर रहे हैं? और मेरी माताओं बहनों से ये आएंगे कांग्रेस के नेता, इनको पूछो जरा, ये 1150 तो जयराम ठाकुर ने लगा के रखे हैं, 1000 रुपए जयराम ठाकुर ने लगा के रखे हैं। तुम अपने 1500 रुपए की बात करो, 1500 रुपए लाओ।
झूठ बोलना और झूठ भी ऐसा बेशर्म हो करके कहा कि हम बिजली जो है 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। कब देंगे वो? अभी तक तो कोई जिक्र इस बजट पे है नहीं। कहा कि गोबर हम 2 रुपए किलो देंगे, लेंगे बोलते हैं। तो मेरे तो मंडूर लगा हुआ खरा खासा वो कुंटलों के हिसाब से हो गया। मैंने कहा कुछ इनकम हो जानी, अब चलो गोबर ही बेचेंगे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, बजट में कोई प्रावधान नहीं। और कहा कि हम दूध खरीदेंगे 80 रुपए गाय का और 100 रुपए भैंस का। मैंने कहा भैंस का दूध बड़ा महंगा है हुई, वो तो उसमें ताकत ज्यादा होती। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, हमने वेटनरी डिस्पेंसरी खोली, वेटनरी हॉस्पिटल लगाई, वो बंद कर दी। दूध और गोबर खरीदने की बातें कर रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं, बहनें इंतजार कर रही हैं कि 80 रुपए लीटर गाय का दूध जाएगा हमारा। 100 रुपए भैंस वाली है तो 100 रुपए भैंस का जाएगा। लेकिन उसके लिए बजट का कोई प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं। कर्मचारियों को कहा कि आपको ओपीएस पहली कैबिनेट की पहली बैठक में देंगे, लेकिन कैबिनेट की कितनी बैठकें हो गई, उसके बावजूद अभी भी कर्मचारियों को जो ओपीएस देने की बात पूरी नहीं हो पाई। कहा कि हम एसओपी जारी करेंगे। एसओपी का मतलब कि जलेबी की तरह घोलेंगे उसको। कर्मचारी तो मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से 2003 से पहले ओपीएस मिलती थी उसी तरह श्रम को दी जाए। मैं तो राज्य के सभी कर्मचारी भाइयों का बहनों का बहुत धन्यवाद है। उन्होंने वो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ी है, उन्होंने हमको मदद की है, वोट के हिसाब से लग रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद पूरे प्रदेश भर में कर्मचारियों का रुझान देखने को मिला कि ओपीएस देंगे तो कांग्रेस को समर्थन और सहयोग देने के लिए आ गया। आजकल हमारे कर्मचारियों को बदल करके कहां भेज रहे हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टीचर 80% हैंडीकैप लेकिन यहां से पठानकोट के बनने पर पहुंचाए, कोर्ट से जाकर के स्टे लेकर के आए। या बाली चौकी में हमारे प्रिंसिपल यहां पर और उन पर जाकर के चंबा में और सस्पेंड और कर दिया। तुम्हारे कर्मचारी नेताओं ने क्या क्या लिखा हमारे खिलाफ, हम भी उसकी लिस्ट बना रहे हैं। ये कौन जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी, जो हमारे खिलाफ गाली गलौज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, तो कर्मचारी उनसे मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वो भी थोड़ी कादड़ी में रहे, लेकिन गलतफहमी में न रहे। ये दौर मेरा शराफत का था, 5 साल का मैंने शराफत के साथ काम किया, बदले की भावना के साथ काम नहीं किया। हम आगे भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अति कर दी, उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। सोचेंगे, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं यहां पर कर्मचारी, यहां कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता उछल करके कह रहे हैं। मैं उनको भी कह रहा हूं कि गलतफहमी में मत रहना। ये सराज चट्टान की तरह हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमको सहयोग दिया, प्यार दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कहीं के भी नहीं है, ना पंचायत में मेंबर है ना कुछ है, लेकिन जाकर के स्कूल में जाकर के वो कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों में जाकर के उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक सीमा तक बर्दाश्त होगा, लेकिन ऐसा सोचेंगे कोई आदमी इस तरह से संस्थानों में जाकर के, सरकारी संस्थान में जाकर के हमें गाली करना चाहेंगे, गाली गलौज, उन कर्मचारियों के बारे में वहां पर इस बात को भी सोचें जो बुलाने वाले हैं उनको। और उसके बाद इस बात को भी हम सोचेंगे
कि अगर बार बार इस प्रकार से गाली गलौज का ये दौर सरकारी संस्थानों में होता रहा कांग्रेस के लोगों के द्वारा, जो कहीं भी व्यवस्था में नहीं है, संवैधानिक दायित्व पर नहीं है, किसी व्यवस्था के अनुसार सिर्फ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, अब वहीं पर निपट कर लेंगे, उनको वहीं पर निपट करके आएंगे। ये बात आप मान करके चलिए। विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है यहाँ, तो इसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर दूसरे क्षेत्र में भी इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो मंच से उतार दिए जाओगी। ये मैं कह रहा हूं, मंच से उतार दिए जाओगी। मुझे कांग्रेस के कुछ लोग लगते हैं, बोलता है आप तो बहुत सीधे लगते थे यार, आप विपक्ष में आने के बाद बड़े टेढ़े हो गए। मैंने कहा भाई सीधा 5 साल रहा मैं, अब लोगों ने कहा कि थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, अभी तो थोड़ा हुआ हो। हमने ईमानदारी के साथ देखो, हम पहाड़ी आदमी हैं, गांव के रहने वाले हैं, ये हमारे जीवन के रग रग में ये बसी हुई बात है। शराफत से जिंदगी जीना, अपनी सराजियत, अपनी संस्कृति के साथ अपना जीवन का काम करना, हमने कभी भी इस तरह से बदले की भावना से 5 वर्ष पहले जब हिमाचल में सरकार बनी थी, पहले दिन कहा था मैंने, ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की संस्कृति जो चली है हिमाचल प्रदेश में, इसको नहीं आगे बढ़ने दूंगा। और मैंने अक्षरशः उसका पालन किया। 5 साल तक कोई भी बदले की भावना से काम नहीं किया। लेकिन यहाँ शुरुआत हमने की है, हमने कहा तो शुरुआत ये आपने की है, तो भुगतने के लिए भी अब तैयार नहीं है। भुगतान भी किसी और को नहीं करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों चिंता मत करिए, ये दौर लंबा नहीं है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं। कल एक ही डिनोटिफिकेशन हुई है, इन्होंने तो 900 से ज्यादा डिनोटिफिकेशन की हमारी, और एक ही डिनोटिफिकेशन पिछले कल हुई है कांग्रेस के एक नेता के, पूरी ऐसे हिल गई है, सारी चूल्हे हिल गई है, टांगे काम पे। अगली बारी किसकी होगी, क्या होगा मालूम नहीं। हम इस बात को लेकर के ये जरूर नहीं कह रहे हैं, अपने सारी चीजें अगर आपने गलत किया तो भुगतान आपको करना पड़ेगा। हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हिमाचल प्रदेश को, लेकिन कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, कोई आरोप। राजनीति में रहते हैं और रोज रोज बातें होती है, कहेंगे लोग, विपक्ष के लोग बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पूरे हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं था, कोई मुद्दा सरकार के नेता के खिलाफ नहीं था। कुछ लोग गारंटी के चक्कर में आ गए, कुछ लोग इस ओपीएस के दायरे में इस चक्कर में आ गए, थोड़ी सी कसर छूट गई, इस कसर को पूरा करेंगे, जल्दी पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहूंगा। कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनके प्रति हमारा भी सम्मान। हमने उनको ओपीएस मना नहीं किया था, हमने कहा था रास्ता निकालेंगे, विश्वास करिए। लेकिन जिस तरह से उनको लगा कि नहीं अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, वो तो सुखू भी नहीं कर पाएगा अपना दुनिया को। हमें कह रहे थे कि लोन लेते, अरे हमने तो 1 साल का 4000 करोड़ रुपए हमारी सरकार के दौरान कर ऋण, यहां तो अभी 3 महीने की सरकार हुई, 6000 करोड़ रुपए ऋण हो गया। 6000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया सरकार ने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये रफ्तार कहां पहुंचने वाली है। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में क्या होगा उनको इस बात को समझना होगा। और इसलिए भाई और बहनों में आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं, चुनाव के दिनों में मैं नहीं आ पाया आप सबके बीच में, लेकिन अब आऊंगा। सेशन समाप्त होने के बाद अपने सराज में घूमूंगा, जैसे पहले घूमता था, आपके दुख में सुख में शामिल होने की कोशिश करता रहूंगा। और आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार जिसको जो मुझे मिला है, जिसे जीवन भर में कई जीवन लेकर के भी पूरा नहीं कर सकता, कभी आसान चुकता नहीं कर सकता,
काम जितने होंगे हमने सड़कें निकाल के रखी है। कांग्रेस के मित्र फोन करके मोबाइल लेकर के उनके फोटो खींच रहे हैं। सड़क पर मलबा पड़ा है, उस मलबे को तो उठाओ, सड़क तो बना नहीं सकते हो आप लोग। हमने संस्थान खोल रखे हैं, संस्थान भवन बना के रखे हैं और फोटो लेकर के मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं कुछ नेता जो कहीं के नहीं है। कह रहे हैं कि यहां पर धूल जमी है। हमने तो करोड़ों रुपए का भवन बना करके तैयार किया। 3 महीने से तुम्हारी सरकार हो गई और 3 महीने से धूल वहां पर है, तो किसका दोष है? तुम इस धूल को तो साफ करो, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हो। पोछा तो मारो। विधानसभा क्षेत्र के विकास की लड़ाई हम सदैव पहले भी लड़ते रहे हैं, सत्ता में भी विपक्ष में भी। अभी भी हम बहुत सारी चीजों को लेकर के जो हमारे संस्थान डिनोटिफाई किए हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरे हिमाचल की भी लड़ेंगे और सराज विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते यहां के भी लड़ेंगे। और नहीं तो आने वाले समय में मैंने कह दिया कि आप सोचते हो कि बहुत आनंद हो रहा है आपको कि मुझे हिमाचल प्रदेश में कभी भूल नहीं सकते क्योंकि मैं डिनोटिफिकेशन करने वाला मुख्यमंत्री हूं। मैंने कहा मालूम पड़ेगा आपको आने वाले समय में, जब दौर आएगा तो लोग नहीं छोड़ते हैं भाई, लोग नहीं छोड़ते हैं। लोग याद रखते हैं, वक्त पर जवाब देते हैं, वक्त पर जवाब मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ बाली चौकी में यहाँ पर आए, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मौसम खराब था, बहुत सारे साथियों ने फोन भी किए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यहाँ बारिश हो रही है। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा भी आप आ रहे हैं तो आ जाते हम, नहीं तो यहाँ तो बारिश खराब है, नहीं तो बोलते आगे की डेट को। मैंने कहा आगे की डेट बाद में करेंगे। कल मेरा गाड़ाक्षण जाने का कार्यक्रम था, सब साथियों ने वहां पर बातचीत की कि बहुत मौसम खराब होने के कारण कार्यक्रम थोड़े दिन के लिए सेशन के बाद 6 तारीख के बाद आप तय करो तो थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाएगा, तो अच्छा कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, तो वहां का कार्यक्रम हम बाद में करेंगे। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहो। आपकी लड़ाई लड़ने वाला जिंदा है यहाँ जयराम। ये विधानसभा के अंदर भी लड़ेगा, बाहर भी लड़ने की जरूरत होगी, वहां भी लड़ेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदा जा रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। लोगों को रोजगार मिला, निकालने का दौर शुरू हो गया है। आउटसोर्स पर वो लगते हैं जो नौजवान जो बेरोजगारी के उस दौर में से बहुत परेशानी की परिस्थिति में होते हैं। कुछ नौजवानों को लगाया, लेकिन अब निकालना शुरू कर दिया है। ये नहीं रखने। हमने कहा कौन किसको रखेंगे? हम अपने रखेंगे। क्या ये हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में जो नौजवान आउटसोर्स में लगे, ये सराज के नहीं, हिमाचल के नहीं। हमने कहा आपने 10,000 लगाने, 20,000 लगाने, 50,000 लगाने, लगाओ, लेकिन जो लगे हुए उनकी रोटी मत छीनिए, ये हमने कहा। और हमने ये तय किया था जो हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे हैं उनको हटाने का काम नहीं करेंगे, उसमें और लोगों को लगाने की बात जरूर करेंगे, लेकिन उनको हटने नहीं देंगे, ना हटाने देंगे। ये हमारी सरकार की नीति थी। और कांग्रेस की सरकार आई, संस्थान डिनोटिफाई, जो लोग जो नौजवान हमारे काम पर लगे हुए थे आउटसोर्स पर, उनको घर भी दिए। भाइयों बहनों, ये जुर्म की बातें बहुत देर तक सहन नहीं होंगी। और मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि अगर ये जुर्म इसी तरह, ये सितम इसी तरह से आप करते रहे तो खामियाजा भुगतने के लिए भी कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहते आप तैयार रहे। कुछ लोगों को आदत है, अच्छा वक्त होगा तो भाजपा में, वक्त थोड़ा सा खराब आया तो शुरू हो जाते हैं टॉप पर। यहां वाली चौकी में भी कुछ ऐसे मिलते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लोग सब जानते हैं। ना उनका अपना भला उसमें है, ना क्षेत्र का भला उसमें। हम उनको यही कहना चाहते हैं। हमने ईमानदारी से कहा, हमने किसी ने कहा कि हम साथ चलना चाहते हैं, हमने कहा चलिए साथ चलना है तो साथ चलिए। अब वो कहते हैं कि साथ नहीं चलना, हमने कहा तो जहां चलना है वहां चलिए।
हमें नहीं फर्क पड़ता भाई। हम यहां सराज विधानसभा क्षेत्र में 6 चुनाव जीत लिए। लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का सहयोग मिलता है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि सराज का आदमी, सराज के हमारे नौजवान बुजुर्ग जब बात आती है तो चट्टान की तरह खड़े होते हैं। वो लाभ नहीं देखते, नुकसान नहीं देखते हैं। हमारे सम्मान का विषय है, सराज की शान का विषय है, हमें यहां खड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैं सभी बुजुर्गों का भी धन्यवाद करता हूं, नौजवान साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, और माताओं बहनों ने तो इस बार बहुत जबरदस्त काम किया है, और बहुत जबरदस्त काम करने के साथ जो मेहनत की, जो पूरे एक एक घर में जाकर के हमको आशीर्वाद मांगा है, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में आप सबसे मिलने के लिए महिला मंडल, महिला मोर्चा, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और हमारे यूथ क्लब हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, सबके साथ में मिलने के कार्यक्रम, अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम हम बनाते रहेंगे। तब जाकर के जो बातें होंगी उन सारी चीजों को हम करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में भाई शौर्य जी हमारे बीच में, हमारे साथ में आए हैं। आप भी जीत करके आए, शौर्य जी के मेहड़ा लगा तो मैं पता नहीं भाई क्या। और जब गिनती शुरू हुई तो शौर्य जी पीछे, एक दौर में 2 दौर, 8 दौर तक पीछे, 8 दौर तक रहे, 7 तक, हाँ जी, 6 दौर तक आगे पीछे रहे। मैं तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन 7वें दौर से बोलते बोलते अब शुरू हो गया बोलता है मेरा। जीते और अच्छी तरह से जीते, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आदित्य विक्रम सिंह जी हमारे बीच में, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा बंदार में, और हमारे बहुत पुराना परिवार है, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का, पंचायत के प्रधानों का, उप प्रधानों का, बीडीसी मेंबर का, और उसके साथ वार्ड मेंबर्स का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। जिला परिषद के मेंबर्स का सबका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में मुलाकात का ये दौर चलता रहेगा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतनी ही बात मुझे कहनी है, आप हौसला रखिए और डटे रहिए। ये दौर लंबा नहीं है, इस बात को मैं कह रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।